जब आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती तो राजनीतिक हलकों में एक हलचल मच गई थी। दशकों सत्ता में रहने वाले नेता ये कहते सुने गए कि जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें आम आदमी पार्टी से सीखना होगा। अब 10 साल बाद वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों से सीखना होगा। पर क्या कहानी इतनी भर है? शायद नहीं। पिछले एक दशक के पन्ने अगर फिर से पलट दिए जाए तो कई जगह गेम्स ऑफ थ्रोन नजर आएगा। भारत माता की, भारत माता की। साल था 2010। दिल्ली का चेतनालय नाम का एक स्थान, चेतनालय यानी एक ईसाई संस्था, आर्च डायोसिस की सामाजिक कार्य शाखा कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित संस्था, जो गरीब बस्तियों में धर्मांतरण का काम भी करती है। इसी चेतनालय में अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, पत्रकार सुरेंद्र सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे कई लोग जमा थे। दिल्ली के चेतनालय की उस मीटिंग के बाद एक आंदोलन को या एक मूवमेंट का जन्म हुआ। नाम दिया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत। इसमें तय हुआ कि इसका दफ्तर तो कौशाम्बी में बनेगा। इसके कुछ समय बाद योजना बनी कि 30 जनवरी साल 2011 को जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक एक रैली निकालेंगे। देश के कुछ बड़े बड़े नामों को मेल भेज दिए गए कि साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आपका साथ चाहिए। बड़ी बात यह थी कि उनका जवाब भी आ गया। जनवरी का कार्यक्रम हुआ, फिर अप्रैल में अन्ना हजारे का अनशन। अप्रैल 2011 अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, वकील प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव समेत अनेक दिग्गज लोग शामिल हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक बिगुल था। सोशल मीडिया और मीडिया का प्रभाव ऐसा हुआ कि लोग जाति, मत, पंथ, क्षेत्र, भाषा सब कुछ भूलकर लोकपाल के समर्थन में सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर निकल चले। 80 के दशक या उसके बाद जन्मे लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन शायद पहली बार देखा था। पहले तो मनमोहन सिंह सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मामला बढ़ चला तब भारत सरकार ने आनन फानन में एक समिति बनाकर 16 अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। समिति में सरकार के 5 और नागरिक समाज के 5 प्रतिनिधि रखे गए, किंतु कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली इस समिति के मंत्रियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे में लाने के मुद्दे पर नागरिक समाज के प्रतिनिधि और सरकार के बीच विरोध बन गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भविष्य में कानून बनाने के लिए नागरिक समाज की राय नहीं ली जाएगी। कुल मिलाकर सरकार अपनी बात से पलटती नजर आई। अंत में अन्ना हजारे की टीम ने घोषणा कर दी कि यदि 15 अगस्त तक लोकपाल विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ तो फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। दिल्ली पुलिस ने 1 अगस्त तक जंतर मंतर पर अनशन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात अन्ना हजारे ने 4 अन्य स्थान सुझा कर वहां अनशन करने की अनुमति मांगी, किंतु वो भी नहीं दी गई। 13 अगस्त को अन्ना हजारे ने घोषणा की कि यदि उन्हें अनशन की इजाजत नहीं दी गई तो वो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने पानी भी त्याग देने की घोषणा की। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जेपी पार्क में अनशन करने की अनुमति 22 प्रतिबंधों के साथ दे दी। इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी ओर अन्ना हजारे सारा दिन राजघाट पर चिंतन करते रहे और शाम को अनशन के जारी रखने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम सुबह अनशन के लिए जेपी पार्क जाएंगे, पर पता चला कि वहां धारा 144 लगा दी गई है। 16 अगस्त भारत की सरकार और जनता की शक्ति की परीक्षा का दिन था। पुलिस ने अनशन से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अनशन शुरू करने के लिए तैयार होते हुए अन्ना और उसके साथियों को पुलिस ने दिल्ली के मयूर विहार स्थित सुप्रीम एन्क्लेव से करीब 7:30 बजे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों को 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक, कोलकाता से लेकर जयपुर तक सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया।
केवल दिल्ली में ही 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 12 स्टेडियमों को जेल में तब्दील कर दिया। मुंबई के आज़ाद मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर जन लोकपाल बिल का समर्थन और अन्ना हजारे की गिरफ्तारी का विरोध किया। पुणे, नासिक में भी मैं अन्ना हूं लिखी हुई गांधी टोपियां पहने लोगों ने मार्च निकाला। पटना में गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से लेकर डाक बंगला, चौराया और बेली रोड तक अलग अलग जत्थों में लोग सड़कों पर निकल चले। कुल मिलाकर पूरे भारत में लोग सड़कों पर निकल चले। दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम प्रदर्शनकारियों का कारागार बन गया। अंदर और बाहर हजारों लोग जमा थे जिन्होंने अन्ना की तरह रिहा होने से इनकार कर दिया था। शाम 4 बजे हजारों लोगों ने खुद ही इंडिया गेट पहुंचकर जंतर मंतर की ओर पैदल मार्च शुरू कर दिया। सरकार में घबराहट फैल गई। अन्ना जेल में थे तो कैदियों ने भी अनशन शुरू कर दिया। बाहर किरण बेदी, अन्ना हजारे के समर्थन में पहुंचे कई लोग मेधा पाटेकर, स्वामी अग्निवेश आदि से बात की। शाम तक दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनशन के लिए रामलीला मैदान का प्रस्ताव दे दिया, जिसे अन्ना ने भी स्वीकार कर लिया। देर रात को दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने किरण बेदी, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कई साथी लोगों के साथ एक बैठक की और अन्ना को रिहा कर दिया। जब अन्ना जेल से बाहर निकले तो जोश से भरे हुए दिखे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ अपने समर्थकों का जोश बढ़ाते हुए कहा कि 1947 में अधूरी आज़ादी मिली, 1947 में मिली आज़ादी के लिए 1942 में आंदोलन शुरू हुआ था। अब 16 अगस्त से दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे आपको अंजाम तक पहुंचाना है। अन्ना रहे या ना रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मसाल जलती रहनी चाहिए। अन्ना रहे न रहे, मशाल जलती रहेगी। रामलीला मैदान में मंच पर आते ही अन्ना ने फिर से भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अपने समर्थकों का अभिवादन किया और कहा कि अभी एक लोकपाल नहीं, इस देश में अब पूरा परिवर्तन लाना है। क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो इस रामलीला मैदान में वर्षों से रावण जलता आ रहा है, मगर इस बार भ्रष्टाचार का रावण जलेगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के समाधान के बाद ही उनकी लड़ाई रुकेगी। 22 अगस्त को सुबह से शाम तक लोगों का सांसदों और मंत्रियों के घरों के सामने जाकर प्रदर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। 27 अगस्त को सरकार ने संसद में अन्ना की 3 प्रमुख मांगों पर बहस कराई। रात 8 बजे तक संसद के दोनों सदनों ने ध्वनि मत से इन शर्तों के पक्ष में विचार करने के लिए एक स्थायी समिति के पास प्रस्ताव को भेजने का पारित कर दिया। 28 अगस्त को अन्ना ने सुंदर नगरी की दलित समुदाय की 5 साल की बच्ची सिमरन और तुर्कमान गेट की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की इकरा के हाथों शहद मिला हुआ नारियल पानी पीकर अनशन समाप्त किया। अन्ना के अनशन समाप्त करने से पहले उनके प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने अपने लंबे लंबे भाषण में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद करते हैं और साथ ही लोगों का भी, जिनके सड़कों पर आने के कारण सरकार पर दबाव बना। पार्टियों के सहयोग के बिना ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता था। अन्ना अपने गांव रालेगण सिद्धि वापस लौट गए। दिल्ली में एक उनकी टीम रह गई, लेकिन जन लोकपाल आंदोलन में मिली सफलता के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ साथियों के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत होने लगी। हालांकि कुछ लोग इसके विरोधी भी थे, किंतु जो विरोधी थे उन्हें केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और 26 नवंबर साल 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल ने ये कहते हुए आम आदमी पार्टी का गठन किया कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक थैला हुआ करता था, जिसमें दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ 360 पन्नों के सबूत से लेकर लालू, मुलायम, मनमोहन, मायावती, बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर देश भर के नेताओं के खिलाफ उनके घोटालों के सबूत थे। वो कहा करते थे कि यदि हम सत्ता में आए तो किसी सरकारी घर या सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की पार्टी होगी और वो आम आदमी की तरह ही रहेंगे। लंबा किस्सा क्या बताएं। साल 2013 के अंत में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और सबको चौंकाते हुए पहली बार में ही दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मार ली। अरविंद केजरीवाल ने 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया और बहुमत ना मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला किया। 28 दिसंबर साल 2013 दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोग जमा थे। उनके हाथ में झाड़ू और तिरंगा था।
थोड़ी देर बाद एक आम सा दिखने वाला आदमी मंच पर आता जो ब्लू कलर की साधारण सी जर्सी पहने था, सिर पर एक सफ़ेद टोपी थी और टोपी की एक साइड पे लिखा था मैं हूँ आम आदमी और दूसरी साइड लिखा था मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या ऐतिहासिक दिन था। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला ये आम सा दिखने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। लोगों को आशा थी कि अब राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा। इस पर कई लोगों ने हैरानी जताई कि आम आदमी पार्टी चुनाव में जिस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली तो ये कोई परिवर्तन नहीं है। शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक थी। केजरीवाल कहा करते थे कि अपने वीडियो कैमरे का इस्तेमाल कीजिए, जहां भी कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिले, कोई सरकारी कर्मचारी पैसा मांगता दिखे, उसकी वीडियो बनाइए, हमें भेज दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 28 दिसंबर 2013 को शपथ लेने वाले केजरीवाल ने अचानक 49 दिन बाद वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी साल 2014 को ये कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि दोस्तों मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं यहाँ कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जन लोकपाल बिल के लिए आया हूँ। आज लोकपाल बिल गिर गया और हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी नौछावर करने को तैयार है। मैं इस बिल के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। साल 2015 दिल्ली में फिर से चुनाव थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को भूलकर लोकपाल के मुद्दे को छोड़कर फ्री की योजनाओं को लेकर चुनाव में प्रकट हुआ। इसके बाद वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जिस पार्टी की उम्र महज करीब 2 साल थी, उसने 2015 में दिल्ली की राजनीति में इतिहास रचते हुए 70 में से 67 सीटें जीत ली थी। जिस पार्टी के पास कुछ नहीं था, अब उस पार्टी ने लगभग पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया था। इसके बाद पार्टी जिस राज्य में चुनाव आते फ्री की घोषणा करके वहां पहुंच जाती, जैसा दिल्ली में किया था। अन्य राज्यों में भी फ्री देने की राजनीति की होड़ मच गई। कौन कितना फ्री दे रहा है वोटर तय करने लगे। दिल्ली 2015 में जनता ने उन्हें बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन इसके बाद वो लगातार ये संदेश देते रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। इसका लाभ ये मिला कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 70 में से 62 सीटें जीती। अन्य राज्यों में भी केजरीवाल का प्रभाव बढ़ने लगा। वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा गए, लेकिन कोरोना के बाद लागू शराब नीति ने उनके कैरियर पर ऐसा स्टॉप लगाया कि वो खुद जेल तक चले गए। उनके कई मंत्री भी जेल तक चले गए। उनके पास अपना कोई वोटर नहीं था। दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती थी। जैसे ही फ्री वाली घोषणा हुई, जैसे स्कूल फ्री, बस सेवा फ्री, बिजली का बिल माफी, अन्य बदलावों को महसूस जनता ने किया और दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल का समर्थन किया। लेकिन इस बार बीजेपी को केजरीवाल की पिच पर आकर खेलना पड़ा और परिणाम पलट गए। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाव में हार गए। खुद केजरीवाल भी इस चुनाव में हारे, क्योंकि राजनीति में पावर एक ग्लू की तरह होता है जो अपनी जगह खुद एक विचारधारा बनाता है। कांग्रेस में भी यही दिक्कत है। जब तक वो पावर में थी सभी नेता उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही पार्टी पावर से बाहर आई कई दिग्गज भाजपा में शामिल हो गए। अब शायद आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी या अन्य पार्टियों में अपनी जगह खोज ले। कुछ भी हो, केजरीवाल ने 1 दशक के अंदर जिस ऊंचाई को छुआ था, शायद अब वो उनका पतन भी उन्हें देखने को मिले।